अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए और वंस एंड फॉर ऑल तमाम मुआशी मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने IMF से आखिरी बार बड़ा कर्जा लेने का इरादा जाहिर किया था। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त की थी। अब 6 अरब डॉलर की दरख्वास्त मंजूर तो हो गई है, मगर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा भी किया गया है। फिर पाकिस्तान की जानिब से एक तवील मुद्दती कर्ज की बात की गई थी, मगर IMF ने तवील के बजाय एक शॉर्ट टर्म मुआहदे का मशवरा दिया है। साथ ही मुआशी अशारिये बेहतर करने के लिए कुछ मज़ीद तजावीज़ भी दे दी हैं। तो ये तजावीज़ या डिमांड्स कितनी जस्टिफाइड हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर ये पैकेज क्या वाकई मुल्क के मसाइल वंस एंड फॉर ऑल हल कर देगा, इसी पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजरुल साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजरुल साकिब साहब, ये बड़ा पैकेज क्या हमारे बड़े मसाइल हल कर सकता है? देखिए, ये बड़ा पैकेज है या दरमियाने साइज़ का है या छोटे साइज़ का है, इस वक्त ये बेल मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा। और उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ। हाँ। कि क्यों अप्रैल के आखिर से ये बात मौखर हो के मई के पहले वीक में गई है। ये दो बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं। हाँ। उसमें यानी खित्ते की सूरत हाल हो गई या और कोई वजूहात हो गई, तो उसमें कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि ये जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, इसमें बताया हमें गया कि जी पाकिस्तान जो है उन 6 यानी मुल्कों में आता है, जिसमें इराक है, सोमालिया है, यमन है, सूडान, इराक वगैरह, जो कि वॉर टोन हैं, यानी वॉर डेवस्टेटेड हैं या वॉर रैक्ड हैं। तो इसकी समझ नहीं आई थी कि अचानक आज हमें पता लगा कि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे, जो कि पाकिस्तान का है, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगाया है, धक्का लगाया है, तकलीफ पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है। और उन्होंने ये किया है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, जो हमें पता लगा कि 4 एलिमेंट्स हैं जो कि मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम में आते हैं। और ये ये बेलारूस और चाइना से हमें मिलता है। अब उन्होंने इस पे सैंक्शंस लगा दी है और साथ में बड़ी एक मज़हका खेज बात की है कि जी ये सज़ा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पनिशमेंट, ये सज़ा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का बिहेवियर ठीक करने के लिए किया है। याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान के रवैये को ठीक करने की कोशिश हो रही है। भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया। हाँ। तो ये 2 चीजें जो हैं, इससे पहले भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कंसर्न किया गया, कभी फैटफ से कुछ आ जाता है, कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में को बात हो जाती है, और कुछ नहीं तो बयान ही आ जाता है कि पाकिस्तान डू मोर डू मोर डू मोर। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या ऐसा कर रहा है जो कि गलत है अमेरिका की नजर में। बिल्कुल। उसमें हमें नजर आता है ईरान ये जो आपका इजराइल तनाज़ा है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन हो सकती है। या अगर हम उससे पीछे चले जाएं तो जो कि यानी मॉस्को में विजिट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, जिस दिन यूक्रेन पे हमला हुआ, वो हो सकता है। साइफर केस की अभी तक बाज़गश्त हो सकती है, वो साजिशी थेरी की बाज़गश्त हो सकती है, वो डू मोर का हिसाब किताब हो सकता है, वो काउंटर टेररिज्म में जो हम दोनों के पाकिस्तान और अमेरिका के हिसाब किताब हैं, जो एंगल्स हैं, उसमें कोई यानी हो सकता है कोई दरार आ गई हो। मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पे वो ये है कि एक तो ये जो तनाज़ा हुआ है ईरान का और इजराइल का, और उसमें पाकिस्तान का जो स्टैंड है ये, और सबसे बढ़ के ये जो 2 दिन से हम सुन रहे हैं ना, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का यहाँ आना। अच्छा। अब फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि जी ये तो पहले से ही तयशुदा यानी ये है, यानी विजिट है, लेकिन उसके टाइमिंग कुछ ऐसे हो गए हैं। सवाल यहाँ ये है कि चीन और बेलारूस से ही आता है। चीन जो है वो यानी अमेरिका का, आप जानते हैं कितनी उनकी मोहब्बत है आपस में। फिर बेलारूस का मतलब है रूस और उसके ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि बेलारूस पे रूस का तसल्लुत है, वो हम सब जानते हैं, और रूस और अमेरिका के ताल्लुकात भी हम जानते हैं। तो अगर आप ये कड़ियाँ सारी मिलाएं तो आपको पता लगेगा कि ये वाला IMF का प्रोग्राम, जिसका कि आपने जिक्र किया वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा इसके बारे में एंथुजियास्टिक हैं और बड़े यानी उनको कुछ इसके यानी इससे जो है कोई ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। ये थोड़ा सा खटाई में पड़ रहा है और कुछ नहीं तो डिले जरूर हो रहा है। अच्छा, खटाई यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान ने करना क्या है, देखिए ये जो मैंने वाकया सुनाया ना आपको सैंक्शंस का, इसमें तो फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जी ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं आप, हम और कर क्या सकते हैं, क्योंकि अमेरिका बहादुर है और ये कानून उनके अपने कवानीन के मुताबिक ये काम कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये बंद कर देंगे बल्कि हर उस शख्स का दाखिला अमेरिका में बंद है। नजमुल साकिब साहब, मैं यहाँ पे अपना सवाल जरा दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पे यही बात कि अगर चले ये खटाई में पड़ जाता है, ये तो हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर ये प्रोग्राम मिल जाता है, जैसे मंजूरी तो दे दी है $6 अरब की, आज ये खबर आ गई है, अगर ये आ जाते हैं पैसे, तो क्या ये अल्टीमेट सोल्यूशन है पाकिस्तान की मईशत का? नहीं है। ये यूं समझिए कि ये इंटरम है, ये एड हॉक अरेंजमेंट है, ये यानी बावर्ची खाने का खर्चा चलाने के लिए है, ये कर्जा उतारने के लिए जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके लिए है। असल में चीज ये है कि अगर ये मिल जाता है, जो आपका सवाल है उसकी तरफ डायरेक्टली आते हैं, अगर ये मिल जाता है और उसको सही मानों में इस्तेमाल किया जाता है और उसको दाएं बाएं नहीं किया जाता, कोई किक बैक्स नहीं होती, गलत जगहों पे नहीं लगाया जाता, सही मानों में इसको किया जाता है, तो इससे ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें निकल आएंगी या खुशहाली आ जाएगी, लेकिन आपका इकोनॉमिक रिकवरी का जो प्रोग्राम है वो सही मानों में शुरू होने की तवक्को है। अच्छा। 2 काम करने हैं हमने रामीन, एक यानी सबसे पहले तो ये करना है कि चूंकि IMF जो है या वर्ल्ड बैंक जो है या ADBP जो है वो सुनता है अमेरिका की और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अहम हैं। ग्राउंड रियलिटीज देख के आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं और कुछ इस तरीके से करना है कि आपके माशी हिसाब किताब जो है वो आपके दिफाई हिसाब किताब के साथ गड मिक्स ना हो, यानी मिक्स ना हो, और आपके दिफाई जो हिसाब किताब है वो फॉरेन पॉलिसी उसके साथ लगा खाए, आपके दिफाई ताल्लुकात जो हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी और माशी जो आपका हिसाब किताब है उसमें कोई मेल तालमेल मौजूद हो। दूसरा काम क्या करना है, यानी मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी जरा ग्राउंड रियलिटीज देख के बनाए। दूसरा काम क्या है कि ये जो IMF का कंबल है ना, ये आपको एक दिन डुबो देगा। ये मेरी बात याद रखिएगा जो मैं ये कह रहा हूं। ये एक ऐसा कंबल है जो आप ना ओढ़ना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। ये कंबल आपको डुबो देगा। और अगर आप बात कर रहे हैं जी 2043 में पता नहीं 3 ट्रिलियन आपकी हो जाएगी, भाई वो देखी जाएगी जब होगी। इस वक्त जो आपने प्लानिंग करनी है अगले 10 साल की या 5 साल की, उसके लिए बड़ी संजीदगी से सोचना है। ये बड़ा संजीदा मामला है। ये ऐसा नहीं है कि जी IMF के पास जाएंगे, उनसे लेके पैसे आ जाएंगे, बात चलेगा, सऊदी अरेबिया, चीन और उससे कहेंगे जी रोल ओवर कर दे। हाँ। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, ये 2 काम करने हैं, फॉरेन पॉलिसी, ग्राउंड रियलिटीज, नंबर 2 IMF के इस कंबल से जान छुड़ानी। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसका तस्करा नजमुल साकिब साहब ने भी किया, जैसे ईरान के अब सदर के दौरे की बातें हो रही हैं, ये इम्पैक्ट कर सकता है IMF के मंसूबों को, IMF की शराइत को, और टफ टाइम दिया जा सकता है इस हुकूमत को? देखिए, एक तो IMF के जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिहाद क्या नाम है उनका, तो वो उन्होंने खुद कहा है अभी रिसेंटली, वहीं जो कल हम जिक्र कर रहे थे जिसका जो विंटर मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पे, उसमें उन्होंने कहा है कि साइज ऑफ IMF पैकेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। राइट, वो अहम नहीं है। अहम ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, एनर्जी सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज और रेवेन्यू कलेक्शन आप किस तरह से करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उस पर अगर आप ठीक नहीं करेंगे काम, तो ये पैकेज आज ले लें, कल ले लें, 10 और ले लें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो वो खुद बड़े क्लियर है इस मामले में। तो बुनियादी मसला ये, हम लोग कोई बहुत सी खुद ही गलतफहमियाँ पैदा की हुई हैं और हम उनका बहुत शिकार है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि एक तो पहले हम सबसे पहले गलतफहमी का शिकार थे स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और हमारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अमेरिका बहादुर हो चाहे कोई भी हो, वो हमें इग्नोर नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्होंने अल्टरनेट रूट्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट्स तक एक्सेस के लिए। सही। दूसरी गलतफहमी ये है कि हम जो है दुनिया में मुस्लिम उम्मा के एक बड़े सरकर्दा मुल्क हैं और हमारा किरदार जो है वो बहुत अहम है।
तो वो एक ये गलतफहमी हमें है। तो वो मुस्लिम उम्मा के मुल्क के हवाले से आप ओआईसी की कॉन्फ्रेंस तो बुला नहीं सकते अपनी मर्जी से, या आप जाना चाहें, जैसे इमरान खान साहब ने जाने की कोशिश की मलेशिया में टर्की के सदर के साथ मिलके, तो उधर सऊदी अरब बुला के उन्होंने झाड़ दिया कि आप किधर जा रहे हैं मुंह उठा के, ये क्या आप शुरू कर रहे हैं काम बीच में। तो वो है हमें जो है ना रियलिटी चेक, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट हुई है जिनका नजम साकिब साहब ने जिक्र किया, मीना वाली हुई है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वाली हुई है जी, किस वक्त हुई है? सऊदी अरब बड़ा कह ले कि मुसम्मम इरादा करके एक डेलीगेशन आता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है। ईरानी सदर का जैसे जिक्र हुआ, उनका दौरा आ रहा है, गैस पाइपलाइन की बात हो सकती है और बहुत से मामला आप उनसे कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रेड के हवाले से हैं, ऑयल और एनर्जी सेक्टर के हवाले से हैं। तो उस वक्त ये इस किस्म के दो शोशे छोड़े जाते हैं जो डायरेक्टली आपका जो SIFC जिस तरफ जा रहा है, SIFC जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट की है और जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट के हम देख रहे हैं कि चांसेस बढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टली उस सरमायाकारी के रुझान को इम्पेक्ट करता है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसी है, खुदा ना खास्ता जंग ज़दा इलाका है, ये शोरश ज़दा इलाका जिसको कहते हैं वो है। और दूसरा इस पे जो पाबंदियां लग गई हैं, अब अमेरिका की तरफ से भी लग गई हैं, कुछ कंपनियों के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को डील करते हैं, तो ये तो बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इन चीज़ों का। अब हमारे साथ IMF क्या करता है? हाँ, एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूँ, अभी आपका अगला स्टेप अभी आप देखेंगे, अगर ये हमारे साथ शरारत हो रही है तो इसका अगला स्टेप ये होगा, जो इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज हैं वो आपकी रेटिंग के हवाले से मनफी वो मार्किंग करना शुरू कर देंगी। वो कह देंगी जी रेटिंग इतनी हो गई, इस वजह से ये कम हो गया, इस वजह से वो कम हो गया। तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट है, हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिवाइवल का हम जो कोशिश कर रहे हैं और जो पिछले 6 महीने में बड़ी कामयाबी से हुई, उसको इम्पैक्ट करे, उसको ये इम्पैक्ट करेगी चीज़। हमें तो ये पता चला था कि जब अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई, रजीम चेंज हुई, तो वो अमेरिका बहादुर बड़ा नाराज़ था उस हुकूमत से और उनको फ़ारिग किया गया और नई हुकूमत इसलिए लाई गई कि अमेरिका खुश नहीं था। अब नई हुकूमत जब आई तो हमने देखा उससे भी खुश नहीं है वो। अब फिर पता चला कि जी इंतखाबात होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, नई हुकूमत आएगी तो फिर अमेरिका खुश होगा। वो आए हैं तो अब हमें 2 महीने बाद पता चल रहा है कि इससे भी वो खुश नहीं है। तो अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम एक दफ़ा पहले बड़ी तफसील से इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका चाहता क्या है, इस खित्ते में क्या चाहता है और पर्टिकुलरली हमसे क्या चाहता है। जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हमसे क्या चाहता है, जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या उस तरह से नहीं चलेंगे, मेरा ख्याल है हमारे लिए वो कोई ना कोई रास्ते में कांटे बिछाता रहेगा। अच्छा, क्या मैंने पहले भी जिक्र किया था, सबसे बुनियादी बात तो वो रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत उसको बढ़ाना चाहता है, सेंट्रल एशियन स्टेट तक उसको ले जाना चाहता है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका वो चाहता है, जो भारत से लेके तो सेंट्रल एशियन स्टेट, अफगानिस्तान, ईरान तक आप ओपन करेंगे। वो एक बुनियादी उसका मकसद है। अच्छा, दूसरा वो समझता है कि कुछ जो प्रॉक्सीज हैं यहाँ पे जिनको वो चला रहा है मोस्टली, उनमें से कुछ हम भी कुछ चला रहे हैं प्रॉक्सीज शायद, तो अच्छा। हमको मामला तो उसमें गड़बड़ करते हैं। तो इसके ऊपर अब मसला ये है कि उसमें मुनाफकत ये है कि जो काम वो कर रहा है वो अगर कोई और करे, जैसे मिसाइल की बात कर ले, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात कर ले, जिस तरह से वो मुल्कों को हेल्प करता है, जिस तरह से वो सैंक्शंस हटाता है इंडिया के ऊपर, जिस तरह उसने किया, इसराइल जिस तरह वो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा है काम, या फॉर दैट मैटर जो जनूबी कोरिया है वो कर रहा है, उनको तो वो कोई नहीं कहते, उनको तो सारी फैसिलिटीज देते हैं, उनके ऊपर पाबंदियां भी कोई नहीं है सारा। तो यही है। अब यहाँ पे जो प्रॉक्सीज के जरिए हमें जो तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, उसमें तो वो बात नहीं करते। अगर कोई दूसरी तरफ कोई चीज़ हो जाती है तो फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं कि जी ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, उस तरह। तो ये जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, अमेरिका को भी थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी होगी, हमें भी बैठ के बात करनी होगी कि ये मामला कैसे तय होंगे। ठीक है साकिब, ज़ाहिर है हम अपनी मईशत को संभालने के लिए लार्जली IMF पर डिपेंड करते हैं। IMF में अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, तो अमेरिका के जो सियासी मफादात हैं क्या वो पाकिस्तान की मईशत को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल करते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी जो जंगज़दा ममालिक की लिस्ट में हमें डाला गया है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या इसकी रिपोर्ट मैंने देखी कि किस वजह से ये डाला गया है, कि किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी से लेकर 8 मार्च ये 2024 तक
वो उन्होंने एनालिसिस किया है और वो कहते हैं कि मुसल्लह तनाज़ात, इवेंट्स और इस किस्म का कोई डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है और इस बुनियाद पर उस लिस्ट में जो है पाकिस्तान को डाला गया है। फिर हमने देखा कि 1 जनवरी 2024 से 8 मार्च तक कौन से ऐसे गैर मामूली वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में जिसकी बुनियाद पर ये जो है वो इस लिस्ट में डाला गया है। तो बज़ाहिर तो कोई बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप कहें कि कोई वाक़यात हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में माजी में दहशतगर्दी बहुत उरूज पे रही है, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी, इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ होते थे। लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि हुए हैं वाक़यात, हुए हैं दहशतगर्दी के, लेकिन उस लेवल के मेरे ख्याल में नहीं हुए कि उस लिस्ट में जो है वो डाल दिया जाए। इसके अलावा जो आपने बात की इन्फ्लुएंस की, तो वो तो डेफिनेटली जो अमेरिका है उसका इन्फ्लुएंस तो जितने भी ये मालियाती इदारे हैं जिनसे हम सपोर्ट ले रहे हैं अपनी इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो हमें नज़र आता है। और उसमें आप यही इवेंट्स जो है वो देख लें कि जिस तरह जो पाबंदियां लगाई गई हैं 4 जो कंपनीज हैं उन पर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, एक तरफ जो अमेरिका इस किस्म की पाबंदियां जो है वो लगा रहा है और दूसरी तरफ खुद जो है वो हथियारों की खेप भी भेज रहा है, ताउन भी कर रहा है, कभी इसराइल को, कभी यूक्रेन वाले मामले में भी खुल के वो सारी चीजें जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के तनाजुर में कहीं ना कहीं अमेरिका, जी बिल्कुल, अमेरिका जो है वो उसके जो पाबंदियां हैं उसका एक मामला जो है वो इन्फ्लुएंस वाला मामला मौजूद है। फिर जो ईरान फैक्टर है उसको तो बिल्कुल हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है उस तनाजुर में पाकिस्तान बिल्कुल कोई स्टेप नहीं ले सकता, मतलब ये उन्होंने बड़ा क्लियर किया था। अब जो जी ईरानी सदर आ रहे हैं यहाँ पे, वो बात होगी, अब किस किस हवाले से बात होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका विजिट है और उस विजिट से पहले इस किस्म का तासुर जो है वो यकीनी तौर पर उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके साथ ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर अभी इजराइल के हवाले से जो ईरान इजराइल जो एक कन्फ्लिक्ट जो है वो बना, उस पर पाकिस्तान की अपनी एक पोजीशन जो है वो पाकिस्तान की मौजूद है और पाकिस्तान इसराइल के हवाले से भी जो गजा में जो कुछ होता रहा है वहां पे भी पाकिस्तान की एक पोजीशन मौजूद है। फिर यूक्रेन वाला इशू भी था, वो साइफर की जो बात की नजमो साकिब साहब ने और राव साहब ने भी, कि साइफर वाला मामला भी अब जो अमेरिका बहादुर है वो यकीनी तौर पर वो जो डोनाल्ड लू है, आपने जब ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वहां जब वो कमेटी के सामने पेश हुए थे तो उस पे उन्होंने जो डिफेंस लिया था, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस सारे मामले को, साइफर के मामले पर जिस तरह उन पर तनकीद की गई, जिस तरह उनके खिलाफ बात की गई, खुल खुला के की गई पाकिस्तान में, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं वो नोट करते रहे हैं। जिस तरह उन्होंने रद्द अमल दिया और उनको थ्रेट्स भी दिए गए और इस तरह का उन्होंने उस पर बात की थी। फिर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से और इस रीजन के हवाले से भी अपनी पॉलिसी जो है वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने वाजे की थी। तो उस सारे तनाजुर को देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो मालियाती जितने भी बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है या IMF है, उसके जरिए वो अपने इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं अमेरिका का नजर आता है, वाज़े तौर पर नजर आता है। और जो मैं तो फिर कहूंगा कि जो 22 अप्रैल का जो दौरा है उस दौरे से अलग करके भी हम इसको नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक देवदास। वेलकम बैक नाज़रीन। इतवार को कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर इंतखाबात को लेकर वैसी सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आई जैसी होनी चाहिए थी। ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई है तो उतना ही हाई सियासी जमातों का मोराल भी नज़र आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का कोई भी मरकज़ी रहनुमा पार्टी की ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में शरीक नहीं होता नज़र आया। फिर तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के इलेक्शन जैसे बहुत सी शिकायत इस वक्त भी हैं। रऊफ हसन साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि RO से जाली दस्तखत करवाए जा रहे हैं। वर्कर्स की फैमिलीज़ के साथ बदसलूकी के इंसिडेंट्स का उन्होंने जिक्र किया। फिर बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि जी पंजाब में शिकस्त के डर से उन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, पंजाब हुकूमत की जानिब से झूठे मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो राव खालिद साहब, सवाल मेरा फिर यहाँ पर यही है कि ज़िमनी इंतखाबात में क्या 8 फरवरी का एक्शन रिप्ले नज़र आएगा हमें?
देखिए, अगर तो एक्शन रिप्ले होता है उसका और फिर 9 फरवरी को कुमक नहीं आती तो फिर तो ये बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके लिए, भले सिंध में है भले पंजाब में है, मरकज़ में है, उनके लिए यकीनन वो बहुत बड़ा धचका होगा अगर उस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, आपने भी बताया कि पीटीआई के हालात नहीं बदले, जो 8 फरवरी को थे वही इस इलेक्शन में है, उसी किस्म की मुश्किलात वो अब भी फेस कर रहे हैं। अगर हालात बदले हैं तो जो हुकूमत में जमातें उनके हैं। अच्छा। अगरचे उनको 8 फरवरी के इलेक्शन में भी पूरी तरह निगरानों की हर तरह से हर किस्म की इंतज़ामी और सियासी हमायत मौजूद थी और उनको कह ले कि तश्तरी में रख के सब कुछ पेश किया गया, अब भी तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल में अगर एडवांटेज होता है जो हुकूमत सिटिंग होती है, रवायती तौर पे जो लोग हैं वो कहते हैं चलो इनकी हुकूमत है, ये बैठे हैं, इनसे काम पढ़ना है, तो वो कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट करें। तो अगर ये नहीं होता इस सारी फेवरेबल सिचुएशन के बावजूद अगर 8 फरवरी वाला ही नतीजा आता है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मसला होगा इनके लिए। तो उसके डिसएडवांटेज भी ये बिल्कुल चले जाएंगे उसके। लेकिन मसला बुनियादी तौर पे ये है कि क्या इस इलेक्शन के नताइज के बाद मामलात कुछ सियासी तौर पे बेहतर होंगे या ख़राब होंगे। मेरा ख्याल है कि अगर तो 8 फरवरी वाला नतीजा आता है तो अपोजिशन और अपबीट हो जाएगी, वो ज़्यादा तगड़ी होकर आएगी। आज वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, उधर उन्होंने जिस किस्म की बातें की और जिस किस्म की धमकियाँ लगाई हैं, उससे तो ये लग रहा है कि वो ये इत्तेहाद का, वो अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बनने के तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं। और जिस टोन में आज फजलुर रहमान साहब नजर आए, अगर इसी टोन के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया, अपोजिशन का जो इत्तेहाद बना है उसके साथ, तो फिर क्या टेम्पो होगा उस अपोजिशन इत्तेहाद की रैलियों का, एहतजाज का, फिर ये देखने के काबिल होगा। जी यही मैं कह रहा हूँ कि ये फिर सूरत हाल और ज़्यादा, हमने जो पहले हिस्से में डिस्कस किया इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, IMF के हवाले से, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। सही बात है। इसलिए मैं बार बार हम जिक्र करते हैं अक्सर प्रोग्राम में कि जो सियासी बहरान है वो अगर बढ़ेगा तो वो फिर आप कुछ भी कर ले, फिर आप इन्वेस्टमेंट आए, भले आपकी IMF आए, भले आप कुछ भी करें, तो वो सूरत हाल आपकी बेहतर नहीं होगी। सही बात है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कम वक्त है, तो उनको भी रियलाइज करना चाहिए, उनके एलाइज को भी रियलाइज करना चाहिए उस कम वक्त में वो किस तरह से जो सियासी मुफाहमत का डोल डाल सकते हैं, सियासी मामलात को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं सिचुएशन को। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन तो चलेगा, वो तो KP वाले भी कह रहे थे हमने चलानी है गवर्नमेंट तो हम रखेंगे, लेकिन बाकी मामलात के ऊपर इलेक्शन की धांधली के हवाले से या इस किस्म की तहरीक के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि PTI जो वो समझती है कि हमारे साथ तो बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 2 सालों में, तो उसको जब तक अनडू नहीं किया जाता या कम से कम कोई रिलीफ उनको नहीं दिया जाता, मेरा ख्याल है उनको कायल करना मुश्किल है कि वो टेबल पे आके बैठे। तो उनको कायल करने के लिए कुछ ना कुछ उनके साथ हमदर्दी दिखानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उनको रिलीफ देना पड़ेगा, फिर जाके मामला यानी ज़िमनी इंतखाबात में उनको जीतने देना पड़ेगा। ये तो नहीं आप कहना चाह रहे? नहीं, इंतखाबात में जीतने की बात नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे इमरान खान साहब उनके केसेस चल रहे हैं, अपीलें चल रही हैं, उसमें उनको नजर आ रहा है शायद रिलीफ मिल जाए, और अगर वाकई मिल जाता है तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। वहाँ पे तो लॉ को फिर अपना रास्ता बनाना चाहिए ना। वर्कर्स हैं जो पकड़े हुए हैं, जी जो वर्कर्स पकड़े हुए हैं, वो सारा लॉ देखे रास्ता अगर मियां नवाज शरीफ के लिए बन सकता है तो इनके लिए भी बन सकता है, वो भी बन जाएगा। फिर यही बात है ना कि कन्विक्शंस पे बंदा कैसे फिर भरोसा करे जब रिवर्स हो जाते हैं। मसला नहीं है कि हम कहें कि जी कोई पता नहीं है, अगर तो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है और आइन और कानून का डंका बज रहा है, फिर तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल कानून को और आइन को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन उनको 40 साल बाद नहीं लेना चाहिए जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में हुआ था। या अभी एक केस लगा बड़ा इंटरेस्टिंग, वो साकिब बशीर बेहतर बता सकेंगे। एक बंदे को सजाए मौत हुई थी, उसकी अपील पेंडिंग थी, उसकी अपील अभी आ रही है, सुना है वो 8-9 साल पहले फांसी भी हो चुकी है उसको, उसकी अपील अब सुनी जाएगी। ये हमारा इस किस्म का अगर इंसाफ और कानून का डंका बज रहा है तो फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि सियासी माहौल को बेहतर बनाने की जरूरत है।
वो हर फ्रीक को उसमें अपना रोल प्ले बिल्कुल सही बात है, और हुकूमत को पहल करनी पड़ेगी इसके अंदर, ज़ाहिर है उनका अपर हैंड होता है। नजरुल साकिब साहब, फिर 8 फरवरी से कल 21 अप्रैल है, कुछ नहीं बदला फिर इन दोनों डेट्स के दरमियान में? कोई हालात, वाक़यात, सूरत हाल कुछ नहीं बदला? देखिए, फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि अगर ये ट्रेंड जो चल पड़ा है 8 फरवरी के बाद ये जारी रहता है तो हम लोगों को, हम सबको इतनी ज़्यादा हैरानी नहीं होगी अगर ये ट्रेंड आगे चलता है। हैरानी नहीं होगी, वो शौक नहीं होगा, और शायद वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाला रौला भी ना आए, या फिर कोई पिंडी का कमिश्नर आके कुछ थरथली ना मचा दे कि जी असल में ये हुआ और वो हुआ। ऐसी कोई चीज़ होती मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे क्या नज़र आ रहा है? क्या नज़र? मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये वो सीटें हैं जो कि उन उम्मीदवारों ने जो 2-2 यानी सीटों से या 3-3 सीटों से जीते हुए हैं, उन्होंने खाली की हैं। ये एक ज़िमनी सा यानी इंतखाब है, और इसका असर भी मुल्क की सियासत पे या उसके हिसाब मुआशरत पे जो है वो ज़िमनी ही असर पड़ेगा। कोई बड़ा चेंज आने की किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। सही है। देखने की बात ये है कि ये भी हो जाएंगे तो पूरा प्रोसेस फिर यानी पूरा हो जाएगा, जनरल इलेक्शंस पूरे हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, कैबिनेट बन गई, ये सदर मोहतरम ने अपनी सीट संभाल ली, सेनेट के इलेक्शन हो गए, ये ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए। लेकिन वो जिस तरह जरदारी साहब ने कहा है ना कि बहरानों से निकालना पड़ेगा, सियासी बहरानों से, तो ये तो रहेगा बहरान। तो आपके मुझे लगता है कि 8 फरवरी से पहले जो अनसर्टेनिटी थी, जो बेयकीनी थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में जाके ज़रा थोड़ी बड़ी हो गई है, ज़रा थोड़ी उसका कदोकामत जो है वो बड़ा हो गया है। अब उसको डील कौन करेगा? असल चीज़, जो असल सवाल है वो ये है। एक तो जिस तरह राव साहब ने कहा ना कि आपको ये ठीक करना पड़ेगा, इमरान खान से बात करें, वो अगर नहीं कर रहे तो कुछ इस तरह की, एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल में मौलाना साहब की नज़र आ रही है कि एहतजाज होगा, और एहतजाज करेंगे, और उसमें शायद हो सकता है कोई हैंडशेक जो है पीटीआई का और मौलाना का अगर हो जाता है, जिसकी की उम्मीद 50-50 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उनके जो यानी रहनुमा हैं गफूर हैदरी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हम उनके साथ हैं, हमारा मकसद एक है, लेकिन उनकी बयानबाजियों से हम ज़रा तंग हैं। अब बॉटम लाइन क्या निकलती है इसमें से? ये इंतखाबात हो रहे हैं, होने दीजिए, ठीक है। इसमें किसी किस्म की हैरानी का एलिमेंट आपके अवाम के लिए नहीं होगा, खासतौर पे आपके अवाम का वो बड़ा सेगमेंट जो अभी तक इस शौक में है कि वो मैंडेट आखिर गया कहाँ पे। लिहाजा मेरे नज़दीक इन ज़िमनी इंतखाबात का ज़िमनी सा ही असर होगा। हम सुन लेंगे जी फलां जीत गया, फलां हार गया, उसमें किसी किस्म की कोई हैरानी की बात नहीं होगी। असल सवाल फिर वहीं पे है कि ये जो सियासी बेयकीनी थी, ये जो सियासी बेयकीनी है, और ये जो सवालात हैं बड़े बड़े जो पूरी कौम के सामने खड़े हैं, इनको हल किसने करना है, करेगा भी कि नहीं करेगा, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ठीक है। साकिब, ये बताएं कि ग्राउंड पर आपने क्या देखा, किस किस्म की सूरत हाल है इलेक्शन से मुताल्लिक? गहमा गहमी थी या नहीं थी? क्योंकि रिपोर्ट तो यही हो रहा है कि इतनी कैंपेन चलाई नहीं गई, नून लीग ने चलाई नहीं और पीटीआई को चलाने दी नहीं गई, तो क्या सिचुएशन देखी? सबसे हैरान कुन तो मामला यही है कि इस वक्त हुकूमत कायम हो चुकी है, और जो पंजाब की हुकूमत है या मरकज़ में जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उनको पता है कि 5 साल हम इधर ही हैं। तो 5 साल नहीं तो कम से कम 3 साल तो उधर ही हैं, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक है। इसके बावजूद ये हैरान कुन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन ही नहीं चलाने दी गई। दफ़ा 144 नाफिज हो गया है, जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे, मतलब जिस ज़िले में भी गए हैं वो जलसा करना चाह रहे हैं, उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको अदालतों में जाना पड़ रहा है। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि कल आपने हुकूमत संभाली है और आज ही आपको डर और खौफ जो है वो लग गया है। इसमें हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 10 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद होता है, और उसके बाद पहला बड़ा ज़मीनी इलेक्शन था 17 जुलाई 2022, जिसने मेरा ख्याल है पूरी सियासत में मुस्लिम लीग नून को खास तौर पर हिला के रख दिया। उनको 17 जुलाई 2022 से पहले उनको ऐसे लग रहा था शायद वो क्योंकि गवर्नमेंट में आ गए हैं और उन्होंने पंजाब में काम शुरू कर दिया है और अब जो है वो जीतेंगे, और तजज़िये तबसरे सब कुछ यही हो रहा था। फिर 17 जुलाई शाम सब ने देखा कि वो जो तकरीबन 90-95% जो नशिस्तें थी वो
पीटीआई जीत गई और जी। उसने उस दिन पीटीआई को, जो मुस्लिम लीग नून है, उनको सोचने पे मजबूर किया कि अब जो है वो इलेक्शन शायद जल्दी जो है वो नहीं होने चाहिए, तो इसलिए 8 फरवरी 2024 को फिर इलेक्शन हुए। बिल्कुल। तो इसका जो बहुत बड़ा असर तो नहीं होगा, लेकिन अगर 21 अप्रैल शाम को आने वाले रिजल्ट्स 21 अप्रैल के ही रिजल्ट्स हुए और उसमें 8 फरवरी जैसे रिजल्ट्स आए और वो पीटीआई को या जो अपोजिशन जमाते हैं उनको सपोर्ट उन्होंने किया, तो उनके उस नैरेटिव और उस बयानिए को जो है वो मजबूत करेंगे, जो बयानियां वो लेकर चल रहे हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है। और इसमें खास तौर पर मैं बात करूंगा 12 सूबाई हलके हैं पंजाब के जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। 5 कौमी असम्बली के हलके हैं जिनमें एक जो है वो सिंध का है, एक जो है वो केपी के 2 हलके हैं, इस तरह लाहौर में है, और बलूचिस्तान से 2, और प्रोविंशियल असम्बली जो बलूचिस्तान की है वहां पे भी 2 हलकों से खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली अच्छा, है, ये वहां से भी उम्मीदवारों 2 के हलकों बारे से में इलेक्शन बताया ना जो कि होने जा रहे उम्मीदवार हैं। कौन कौन से और कहां पर इसमें खड़े हुए हैं और कौन सा कोई तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है, किसी के बहन भाई, जिस तरह से एक मौरूसी सियासत भी चल रही है, ये भी कोई ऐसा ट्रेंड भी देख रहे हैं हम उम्मीदवारों में? इसमें जो बड़ा जो मामला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून में ऐसे कोई बड़ा नाम इलेक्शन में नहीं है, मतलब उनकी पार्टी के टिकट होल्डर्स मौजूद हैं, बड़ा अच्छा। नाम नहीं है। लेकिन ठीक दूसरी है। तरफ पीटीआई की जानिब से परवेज इलाई जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मोनस इलाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो दीगर उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो बात की आपने कि लाहौर के जो मुकाबले हैं वो बड़े सख्त जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा। लाहौर, कसूर, चकवाल यहाँ के, क्योंकि ये तीनों जगह मैंने जो आपको बताई, इन तीनों पे पीटीआई का ये क्लेम था कि अब भी है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। असल में वोट उनको मिला था, लेकिन उनका मैंडेट चोरी करके दूसरों को दे दिया गया। हाँ। लेकिन एक और चीज हमें जो है वो मद्देनजर रखनी होगी कि क्योंकि अभी हुकूमत कायम हुई है 8 फरवरी इलेक्शन के बाद, तो 2 माह हुए हैं हुकूमत शुरू हुए, अभी उनकी शुरुआत है और आगे 4.5 साल रहते हैं। तो इसलिए ये एक राय आमा के लिए या पब्लिक जब वोट डाले जाती है तो उनके ज़हन में ये भी चीज होती है कि जो आप हुकूमत मुखालिफ किसी पार्टी को अगर वोट देंगे तो उसका इतना फायदा शायद उनको ग्राउंड पे ना हो, इसलिए वो जो है वो हुकूमत को एक एज होता है। इस एज के बावजूद भी 21 अप्रैल को अगर रिजल्ट्स जो है वो मुख्तलिफ आए तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा जो है वो सवालिया निशान होगा। आखिरी बात मैं सिर्फ करूंगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई भी बड़े पैमाने पर मुहिम के लिए बाहर नहीं निकला। खास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बतौर एमएनए कर सकते थे, जो कैंपेन जो है वो कर सकते थे। जो वुज़रा है या पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं बाकी वो तो नहीं कर सकते थे इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक, वो भी नहीं आए। राना सनाउल्लाह हैं, साद रफीक हैं, जो इलेक्शन हारे हुए थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन मुहिम के लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून बाहर नहीं निकली। और उसका तासुर जो यही है कि जो उनके अंदर अभी तक जो है वो 8 फरवरी इलेक्शन के बाद जो कन्फ्यूजन है, जो नैरेटिव की, बयानिए की, जो उन पे सवालात उठ रहे हैं, वो जो कन्फ्यूजन की वजह से ही शायद जो है वो इस किस्म की मुहिम भी जो है वो आगे उन्होंने नहीं बढ़ाई। ठीक है, तो ज़िमनी इंतखाबात का नाज़रीन कल मार्का सजने जा रहा है, तो देख के कौन लेता है बाजी, और जिस तरह के इंतजामात हम देख रहे हैं और जिस तरह की हमने सिचुएशन ऑन ग्राउंड देखी है वो किस तरह से मटीरियलाइज होती है, कल इस हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक असरात हम इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में ही रोनुमा होते देख रहे हैं। बलूचिस्तान और केपी में बिन मौसम की बारिशें हो रही हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, कई लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। फिर तूफ़ानी बारिशें भी मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि ईरान से बड़ा सैलाबी रैला पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है, उससे बलूचिस्तान की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। नजमुल साकिब साहब, इस हंगामी सूरत हाल का क्या कोई हंगामी हल है? हंगामी हल है अगर हम करना चाहते हैं तो। अच्छा, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है रामीन के मेरे सामने ये रिपोर्ट पड़ी है जो कि कोई 10 मिनट पहले की तक की रिपोर्ट है। अच्छा। जल्दी से देखते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। देखिए, जो आपका मकरान रीजन है ना वो कराची से कट गया है। कोयटा चमन हाईवे जो है वो बंद है, या वो जो है वो टूट रही है आपकी हाईवे। नोशकी सबसे बुरी तरह मुतासिर है। उसके बाद ये कि किला अब्दुल्ला और चमन के पास ट्रकों की कतार है, जो ट्रांजिट ट्रेड वाले हैं ना
अब जरा सिचुएशन देखिए, पहाड़ी इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग सड़कों पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा यानी मुतासर हुए हैं इलाके, उसमें सुमुंगली है, दालबंदीन है, कलात है, ये वो सारे इलाके हैं जहाँ मैं ज़ाती तौर पे जा चुका हूँ। अच्छा। उसमें योब है, बारखान है, ये यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पे पड़ रही है। फिर मैं ये यानी मैंने पढ़ा और बड़ी तकलीफ हुई कि 2 छोटी बच्चियाँ जो हैं जी जी, वो एक रेले में बह जाती हैं। फिर पता लगता है कि एक खातून अपने बच्चे के साथ वो पानी, सैलाब और फिर उसकी लाशें वो रसा के खिलाफ वो जो है उनको दी जाती हैं। अगले 48 घंटों में ख़तरात और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर वॉर जोन सिचुएशन, इस वॉर की सिचुएशन नहीं है और अगर वॉर फुटिंग पे अगर हमने अभी भी काम नहीं करना तो फिर कब करना है? और उसमें ये कह के हम जान नहीं छुड़ा सकते कि ये बलोचिस्तान का मसला है, ये केपी का मसला है, उधर की जो है ना सूबाई हुकूमतें करें। मरकज को बीच में आना है। एनडीएमए के चेयरमैन सब पहुंचे हैं वहां पे, 1-2 जगह पे जाकर उन्होंने जायजा लिया है, लेकिन ये वक्त जायजा लेने का नहीं है, ये वक्त एक्शन लेने का है। और उसमें ये है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, क्या हम अगली जो कॉप होगी 29 उसके टॉकिंग पॉइंट्स इस वक्त बनाएंगे कि जी देखें हमारे साथ सैलाब आया, फिर ये हुआ, फिर इतने लोग ज़ाया हो गए, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, या हम अपने तौर पे भी कुछ करेंगे? अपने तौर पे करने की इस वक्त ज़रूरत है, जानें बचाइए। और वो जो सैकड़ों आपके जो घर हैं इन गरीब लोगों के, और होते भी गरीब लोगों के ही हैं, ये जो मुनहदिम हो गए हैं या वो जो टूट फूट हुई है, उसका भी कुछ यानी तखमीना लगाइए और देखिए कि किस तरीके से ये हो सकता है। मेरे ख्याल में हुकूमत इस काबिल है, अच्छा, प्रोविंस की भी और मरकज में भी। अब सिर्फ उस विल पावर की, उसकी विल की कमी है कि आप वाकई ये मदद करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि हाँ यार सैलाब तो हर साल आते हैं, ये तो एक यानी आम सा मामला है। देखिए, एक शख्स अगर इसमें हलाक होता है तो एक खानदान हलाक होता है, और एक खानदान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, आपके पूरे मुआशरे पे उसका असर पड़ता है। जाने बचा लीजिए। और आखिर में यही कहूंगा कि लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर इट्स टू लेट। वेरी इंपॉर्टेंट। राव खालिद साहब, ये कह के जान छुड़ा ली जाती है हुकूमतों की जानिब से कि जी ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, तो क्या ये कह देना काफ़ी है? क्या ये कहकर हम जान छुड़ा सकते हैं? और क्या वाकई हमारी हुकूमतों के हाथों से मामलात निकल चुके हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स या क्लाइमेट चेंज के हवाले से? देखिए, ये जो हमारी एक अप्रोच है ना हुकूमतों की किसी भी मसले के हवाले से, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा मसला है। ये देखिए, अब ये 2022 का जो फ्लड आया, कितना बड़ा नुकसान हुआ, मईशत का कितना नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, हमारी जो इंटरनेशनल इदारों ने असेसमेंट की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, और उसकी हमें कंपनसेशन देने की दुनिया चाहती है, हमें कंपनसेशन दे। हमको प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के उनके पास ले जा सके, अभी तक प्रॉपर उसको कर नहीं सके कि हम कम से कम कंपनसेशन लेके वो आबादकारी और बाकी चीज़ें उसको नॉर्मल कर सके। अल्लाह खैर करे, 2024 में ये अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगे सावन भादों वगैरह जो बरसात का मौसम होता है वो भी आना है, तो ये इस तरह के डिज़ास्टर ना हो। कुदरती आफात है, यकीनन इंसान किस हद तक लड़ सकता है इनसे, तो उसकी रुकावट तो उस तरह से नहीं हो सकती। लेकिन हम देखते हैं दुनिया भर में ये फिनोमेना है। यूरोप में आप चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं, इतने डिजास्टर हो रहा है। ये सारा भी दुबई में जो कुछ हुआ सारा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ वो इंसानी जानों का ज़िया कम अज कम वो मिनिमम करते हैं अपने जो बर वक्त इकदाम करके। और बड़ी जल्दी उन्होंने पानी भी ड्रेन किया है। क्या कराची की तरह नहीं सूरत हाल थी कि दिन लग जाए, हफ्ते लग जाए, पानी खड़ा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्रेडिट उनको इसलिए जाता है कि दुबई डिजाइन नहीं हुआ इतनी बारिशों के हवाले से। वो तो जो पूरे साल की बारिशों के हवाले से डिजाइन हुआ है, लेकिन ये अचानक पूरे साल के एक दिन में बारिश हो गई, इसके बावजूद उन्होंने ड्रेन कर लिया। कराची वालों को तो पता है क्या होता है हर साल, तो वहां पे तो आई डोंट नो, लाहौर भी इवन लाहौर में कुछ बेहतरी आई है पिछले कुछ अरसे से, लेकिन लाहौर में भी यही हाल होता था। तो हमें जो बुनियादी तौर पे हमें फोरकास्ट क्या हम ठीक कर रहे हैं, कल भी हम बाद में प्रोग्राम के बाद अनिरुद्ध सागर साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो फोरकास्ट है वो हम कहाँ से लेते हैं, क्या कोई इंटरनेशनल हमारी कोऑर्डिनेशन है तो हम प्रॉपर फोरकास्ट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे अब जुमेरात को जो मैच होना था क्रिकेट का, उस दिन तो बारिश ही नहीं थी, तो उस दिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई है कि मैच नहीं हो सका। तो हमारी क्या फोरकास्ट ठीक है?
उसके बाद आपकी जो रिवर्स है, क्या हम उनकी स्ट्रीमिंग प्रॉपर कर रहे हैं? दुनिया भर में उनको एक प्रॉपर दरियाओं को किया जाता है, स्ट्रीम किया जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, हमारे वो भी नहीं है। फिर हम डिफॉरेस्टेशन जो हमारी ऊपर वाले इलाकों में होगी ख़ास तौर पे, उनके लिए हमने क्या किया है? कुछ हमने ऐसे इंतजाम किए कि हम अपने फॉरेस्ट को उगाएं। ये बाकी इलाकों, बलूचिस्तान में तो ये फ्लैश फ्लड का फिनोमेना था, लेकिन अब बाकी सारे इलाकों में फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट, ये जो नया फिनोमेना है कि हमने इसको अंडरस्टैंड किया है, हम इसको रोकने के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं। हम बर वक्त हमारे जो रिलीफ के लिए हमने NDMA वगैरह और बाकी जो इदारे हमारे हैं, वो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, इंतजामात किस तरह से करते हैं, और रिहेबिलिटेशन की फिर बात आ जाती है। हमने देखा पहले जो 2010-11 का जो फ्लड था, उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन हुई, वो पॉपुलेशन हम कहाँ आबाद करते हैं, क्या हम उन्हीं रास्तों पे करते हैं जहाँ पे ये फ्लड आते हैं और दोबारा से वो चले जाते हैं। सही बात और है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस्लामाबाद के यहाँ दरियाओं में भी है, बाकी जगह पे भी हमारी इंक्रोच कर ली है दरिया, बहुत ज्यादा आबादियों ने उसके अंदर भी आ गई है, उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और उसके बाद फसलों का तलफ हो जाना, वो एक और डिजास्टर है, फूड क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी उससे पैदा होती है। तो हमें जो करने की बातें हैं, हम वो तो करते नहीं। हमारा प्रॉब्लम भी यही है कि हम कर सकते हैं वो नहीं करते, हम इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं। हम बता रहे दुबई में भी अब कराची वाले जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, सिंध हुकूमत, देखे जी दुबई में तो हो गया ना, देखे कितनी गाड़ियां डूब गई। ये नहीं बताते कि 24 घंटे में पानी भी निकल गया था वहां से। कराची में तो एक साल खड़ा रहता है वहां पे तालाब बन के। सही बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ संजीदगी से किसी को तो सोचना चाहिए, तभी मामला ठीक। लेकिन रौखा साहब, आपको प्रायोरिटी लग रही है इस वक्त हुकूमत जिस तरह के इकदाम कर रही है, जो इजलास में बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है प्रायोरिटी है, कुछ कर सकते हैं, चाहते हैं करना कि नहीं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। अब हमारी जिन मामलात में गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये प्रायोरिटी है, सबसे पहले हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर उनकी संजीदगी आप देख लें क्या है आपकी। ताजरों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कल मैंने बात की थी, उस पर ज़रा देख लें आप, डाटा देख लें क्या है इनके पास डाटा। ये इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से जो स्टेप्स लेने हैं, जो रिफॉर्म्स करनी है, उसके हवाले से कितनी संजीदगी पाई जाती है। प्राइवेटाइजेशन 90 से हम शुरू हुए हैं कि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, बेचो, सब कुछ बेचो, दो। क्या किया हमने अब तक? उसमें हम कितना कामयाब हो सके हैं? हम PIA की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, स्टील मिल की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे बिलियंस ऑफ रुपीस ज़ाया करते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं जी ये हम नहीं चला सकते, हम इसको ठीक करेंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे, फिर हम बैठ जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट खुद अपनी प्रायोरिटी डिटरमिन करती है, तय करती है, बच्चों को स्कूल भेजने के हवाले से कितनी दफ़ा प्रायोरिटीज तय हुई हैं, एजुकेशन के बजट के हवाले से कितनी हुई हैं तय। रौखा साहब, वो अपने बनाए हुए मैनिफेस्टोज पे अमल नहीं करवा पाते, तो ये आइन, कानून और प्लान और स्ट्रैटेजीज, उस पर क्या ही अमल करेंगे? जी यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो खुद तय करते हैं प्रायोरिटी वो नहीं करते, तो ये तो बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं, तो उनका क्या प्रायोरिटी होगी इनकी। सही बात है। साकिब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी राव खालिद साहब ने कि अब हमारी ज़ाहिर है ये जो सैलाब और ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं, ये सिर्फ सैलाबों और बारिशों तक महदूद नहीं रहते, ये क्रॉप अफेक्ट होती है, इससे खुराक का बहरान पैदा होता है, अल्टीमेटली बात कहत साली तक चली जाती है। हुकूमत कुछ प्लान कर रही है इस सूरत हाल से निपटने के लिए, या एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस है? इस वक्त तक तो इसी तरह ही लगता है कि हुकूमत आइंदा जो कोई इस किस्म का सैलाब या इस किस्म की सूरत हाल बनेगी तो उसका इंतज़ार किया जाता है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि 2022 के जिस तरह सैलाब की बात की गई कि उस जब सैलाब आया तो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी मुआवनत के लिए वो तैयार थे और वहाँ पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लान ऐसा नहीं था और उसमें भी वो चाह रहे थे कि ठीक है वक्ती तौर पर इस मामले को देखा जाए और उसको हल कर लिया जाए, या जिन लोगों को मुआवनत या माली मुआवनत की ज़रूरत है, घर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे तब भी, अब भी जो सिचुएशन बनी है उसमें जो फोरकास्ट की बात कर रहे थे राव साहब, वो भी अब देखें कि एक तो जो मैच था जिस दिन, उस दिन भी इस तरह, और उसके बाद अभी 20-21 अप्रैल का भी इस तरह आ रहा था कि शायद बारिश है, तो अब जो बारिश तो नहीं हो रही, तो ये भी एक बड़ा जो है वो मामला है कि कबल अज़ वक्त
लोगों को इस हवाले से आगाह करना कि इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो हालिया बारिशें हैं उससे जो सैलाब की सूरत हाल बनी इब्तदाई तौर पर, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जानी और माली नुकसान भी हुआ है। एक तो हुकूमत को फौरी तौर पर, अगरचे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट नई आई है, वो उनको देख रही हैं, सियासी अदम इस्तेकाम भी है, सारे मामलात हैं, लेकिन आम जो लोग हैं इससे मुतासिर होते हैं। ऐसा तबका जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जिनके हवाले से ज़्यादा बात नहीं की जाती, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि बारिशें थीं, नुकसान हो गया, बारिशें ख़त्म हो गई, अब जो है वो हम आगे चल पड़ेंगे। इन लोगों के हवाले से ख़ास तौर पर जिनके नुकसानात हुए उनको ओवरकम, उनको ख़त्म करने के लिए या उनकी मुश्किलात कम करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग जो है वो हुकूमत की ज़रूर होनी चाहिए। और अभी दूसरी तरफ अगर आप देखें कि गंदम की कटाई का मौसम था, अगर वो फोरकास्ट वाला जो मामला मैं डिस्कस हम कर रहे हैं कि वो कबल अज वक्त पता चल जाए, तो क्योंकि गंदम जो है वो एक किसान उसके पूरे साल का उस पर इन्हिसार होता है, अगर उनको कबल अज वक्त पता चल जाए, ईद के दिनों में, ईद से पहले भी गंदम जो है वो कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही जो है वो, मेरा ख्याल है खासतौर पर मैं पंजाब की बात करूंगा कि ये काम शुरू हुआ तो उसके बाद वो एक हफ्ता हो गया है, अब मेरा ख्याल है 2-4 दिन मजीद लगेंगे, उसके बाद ये कटाई का अमल शुरू होगा, अगर दोबारा जो है बारिशें जो है शुरू ना हो गई तो ओवरऑल इन नुकसानात को कम करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो बनानी पड़ेगी। एनडीएम में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको एक्टिव करना पड़ेगा ताकि इनको जो नुकसानात हैं कम से कम हो। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, वर्ल्ड वाइड इस किस्म के डिजास्टर आते हैं, आते भी रहते हैं, और ख़ास तौर पर जो दुबई की बात की जा रही है, दुबई से हमें सीखना चाहिए, जिसमें बिल्कुल गैर मामूली बारिशें हुई हैं, उनको बिल्कुल तवक्को भी नहीं थी, उनके पास बहुत जदीद टेक्नोलॉजी भी है जिसके हवाले से पहले भी उनको जो है पता चल जाता है, इसके बावजूद नुकसान तो उनका हुआ है, लेकिन जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई हैं तो ऐसे पता चल रहा है कि अब दोबारा से ज़िंदगी जो है वो मामूल पर ऑलमोस्ट जो है वो ला चुके हैं। वो साकिब, एक अजीब सी बेचारगी भी तारी की होती है हमारी हुकूमतों ने, हमारे हुकूमती नुमाइंदगान ने। एक तो ये कह के जान छुड़ा देते हैं कि जी ये ग्लोबल वार्मिंग है, हम क्या करें, फिर ये भी कह के जान छुड़ा देते हैं कि जी ये तो यूरोप क्योंकि कार्बन एमिशंस कर रहा है, इस वजह से हमारा नुकसान है। वो बात ठीक है, ऐसा हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने आवाम को बचाने के लिए? साकिब, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना हुकूमतों को, ये तो जान छुड़ाती रहती हैं। बिल्कुल, वो हमारे यहाँ मैंने वो बात की ना, हमारे यहाँ इशू मसला ये है कि हमारे यहाँ इतने मसाइल हैं कि आप जिस तरफ हुकूमत भी हो, जो भी हुकूमत में हो, जिस तरफ आप मुंह करते हैं वहाँ पे मसला ही मसला है। अब यूरोप की, दुबई की या खलीजी ममालिक, वहाँ पे कम से कम इक्तसादी हालात तो कम से कम उनके ठीक है। हमारे यहाँ आए रोज के मसाइल भी होते हैं, फिर हुकूमतें भी वो उनकी प्रायोरिटीज में वो नहीं होता, फिर दूर दराज के इलाके खास तौर पर जो हुकूमतें और बिल्कुल एबिलिटी का भी मसला है। जी ठीक है साकिब, आपने अपनी राय दे दी। नजमुल साकिब साहब, आज फिर आप क्या सवालात लेकर आए आप नाज़रीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। देखिए, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने देखा माजी में कि वो दस्तों गिरेबान होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर वो यूँ होता है कि पीडीएम की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो तो वो आपस में मिल के हुकूमत भी कर लेते हैं, दोस्ती भी हो जाती है, जफ्फियाँ भी पड़ जाती हैं। अवाम ये लुकन छुपाई का खेल बड़े अरसे से देख रही है। ज़रूरी सवाल आज का ये है कि आप एक दूसरे के साथ जब लड़ते हैं तो वो सच होता है, या जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं ये सच होता है? वाह, बड़ा अच्छा सवाल है आज का गैर ज़रूरी सवाल। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुनाई है कि 2047 तक पाकिस्तान की मईशत $3 अरब, $3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अच्छा, 2047 यानी 23 बरस के बाद की सूरत हाल है। कौन जिंदा रहता है उस वक्त तक, क्या होगा? तो गैर जरूरी सवाल ये है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।